Assalamualaikum to all and welcome back to another video of HTML and CSS. Now in this video we are going to learn CSS. तो पिछली वीडियो में हमने HTML के बारे में समझा था, सीखा था कि किस तरह से HTML क्या होती है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, उसका क्या पर्पस है और वाई यू मस्ट लर्न HTML टू बिकम अ डेवलपर। तो अब बात ठहरी कि चलें सही है, HTML तो ठीक था कि हमने HTML डेवलपर के लिए ज़रूरी था वगैरह वगैरह, तो फिर CSS, अब CSS क्यों? तो सीन यही है कि भाई जिस तरह से HTML जो है, अब हमने देखा था कि हमने जो HTML का फॉर्म आखिरी में बनाया था वो कितना फीका फीका सा था, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसके अंदर चीज़ें आगे पीछे ऊपर नीचे हुई थी, कोई अलाइनमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो अब जाहिर सी बात है हमने कुछ खूबसूरती भी तो डालनी है ना उसके अंदर, कि कुछ अट्रैक्टिव नज़र आए, थोड़ा सा एक लुक एंड फील के अंदर वो अच्छा लगे। अब कस्टमर आया, वो देखे इतना गंदा फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म है कि उसको कुछ मज़ा ही ना आए, तो वो कभी भी फॉर्म नहीं फिल करेगा ना। अब मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाऊँ साइन अप कराने के लिए और मैं आपको बोलूँ कि आप साइन अप कर दें, तो ये मज़ेदार चीज़ नहीं है। विदाउट CSS अगर आपने जो है उसको CSS नहीं लगाई हुई, वो बस ऐसे ही फॉर्म फिल करवा रहे हैं विदाउट बस, तो फिर वो जो है थोड़ा सा बोलेगा यार चल भाई कैसी वेबसाइट है ये, तो इनका तो कुछ डिज़ाइन एंड लुक ही नहीं है। तो इसलिए जो है फिर CSS इंट्रोड्यूस हुई थी और CSS हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम थोड़ा बहुत जो है अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर खूबसूरती ला सकें, ताकि हम जो है जो हमारे एलिमेंट्स हैं HTML के, उसको हम जो है प्रॉपर्ली अलाइन कर सकें, उसको प्रॉपर्ली स्टाइल कर सकें, ताकि उसके अंदर एक अच्छा सा एक लुक एंड फील आए। तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि CSS क्या है। तो CSS जो है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जैसे कि इसका नाम खुद बता रहे कि वो क्या है, स्टाइल शीट है। तो स्टाइल शीट क्या करती है? अब स्टाइल शीट जो है वो HTML के एलिमेंट्स हैं उसको टारगेट करती है और फिर उसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करते हैं हम। तो बेसिकली कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ अ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, एक्सटर्नल CSS आर स्टोर्ड इन द CSS फाइल। एक्सटर्नल, खैर अब ये हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हम CSS का सिंटेक्स समझ लेते हैं कि CSS बेसिकली अप्लाई कैसे होती है और किस तरह से होती है, क्योंकि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू CSS को इट्सेल्फ। सही है। तो CSS जो है उसके अंदर हमेशा एक सेलेक्टर होता है, जिसको भी हमने स्टाइल करना होता है उसको हमें H1 को, मतलब कोई भी उसका जो भी एलिमेंट होता है उसको टारगेट करना होता है कि हम किस एलिमेंट को स्टाइल करना चाह रहे हैं। पहले हम उसको टारगेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेलेक्टर। तो H1 को हमने टारगेट किया, फिर हम जो है बात करते हैं कि उसके अंदर हमने करना क्या है। तो हमेशा दो चीज़ों से जो है ना CSS के अंदर डिक्लेरेशन होती है बेसिकली। सबसे पहले कि सेलेक्ट है, इसके बाद हम दो ब्रैकेट्स जो है कर्ली ब्रेसेस जिसको आप कहते हो वो ओपन एंड क्लोज किया आपने, उसके बीच के अंदर जो है फिर दो चीज़ें आती हैं, एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी मीन्स कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, किस तरह से जो है मतलब उसकी जो एट्रीब्यूट होते हैं, जो एक तरीके से आप कह लो कि उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब उसका खुद का एक बिहेवियर किस तरह का होगा। तो कलर वो किस तरह से नज़र आए क्या, वो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। और फिर उसकी वैल्यू, जैसे कलर है तो आप उसकी वैल्यू क्या है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, जो भी XYZ। तो जो है क्या बोलते हैं उसको हम देते हैं। तो हमेशा CSS के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर के अंदर ही हमेशा CSS काम करती है। और प्रॉपर्टी के सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट की, कि उसको हम बता देते हैं कि भाई देखें हमने ये चीज़ स्टाइल करनी है। और फिर उसके बाद कॉलन के बाद जो है हम वैल्यू देते हैं और वैल्यू को हम इस तरह से लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे कलर वाइट डाला हुआ है तो हमने वैल्यू दे दी वाइट, और फिर इसके बाद सेमी कॉलन के साथ उसको क्लोज कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि अब हमारा जो है यहाँ पे ये वाली पर्टिकुलर स्टाइल है ये अप्लाई हो चुका है। सही है। उसके बाद फिर हमने बोला कि अब आप क्लोज कर दें इसको। तो ये जो है पूरी ये जो है पूरा CSS का क्या है, सिंटैक्स है कि हमने किस तरह से एक एलिमेंट को स्टाइल करना है। तो ये इसका पूरा एक वो है सिंटेक्स है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट के CSS अप्लाई कहाँ होती है, CSS को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, और किधर किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए जो है हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ, जो कि आपको पता है कौन सा है, जो कि है विजुअल स्टूडियो।
अच्छा, अब तो आ गया CSS। अब बेसिकली बात ये है कि जब तक HTML डॉक्यूमेंट होगा नहीं तो CSS का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टाइल तो हमने HTML डॉक्यूमेंट को करना है ना, CSS को तो करना नहीं है। तो हम करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे index.html। सही है, index.html हमने बनाया। मैंने इसका नाम इंडेक्स क्यों रखा ये सब तो ये हम आगे जो हम अपनी ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाएंगे जिसके अंदर जो है हम पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि इसका नाम क्यों index.html रखा गया। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो विल कीप इट सिंपल, ठीक है। तो हमने HTML डॉक्यूमेंट एक बना लिया, उसको हमने लिख दिया CSS ट्यूटोरियल। एक तरीके से ये जो है क्रैश कोर्स सीरीज़ ही है CSS की, जिसके अंदर हम आपको एक पूरा फ्लो में लेके जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी इन डेप्थ वीडियो लेकर आएँ, इन डेप्थ पूरी CSS लेकर आएँ, तो आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट के अंदर। हम ज़रूर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरी वीडियो सीरीज़ लेकर आएंगे जिसके अंदर हम सारे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको HTML के, CSS के और जावास्क्रिप्ट के, और किस तरह से ये चीज़ें सारी एक साथ काम करती हैं। अच्छा, अब हो गई फालतू बकवास, अब जो है हम आ जाते हैं काम की बातों पे। तो अब जो है हमने क्या करना है, फ़ोल्डर बनाना है, और फोल्डर बना के हमने उसके अंदर काम करना है। तो अब फोल्डर क्यों बनाना है, फोल्डर हम बनाएंगे CSS का, चूँकि अब हम जो है थोड़ा काम जो है इसी तरीके से कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि काम सही तरीके से हो। तो हमेशा जो है जो डेवलपर अप्रोच होती है वो यही होती है कि आप काम अपना नीट एंड क्लीन रखते हैं, और जो रिसोर्सेज फाइल होती हैं वो आप हमेशा एक फ़ोल्डर्स के अंदर उसके स्पेसिफाइड नाम के साथ जो है जोड़ कर रखते हैं ताकि आपको याद भी रहे। तो अब जब हम CSS जो है एक्सटर्नली लिंक करने जा रहे हैं, अभी ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने फ़ोल्डर क्यों बनाया क्या है। चले पहले जो है कुछ HTML टैग्स लिख लेते हैं। H1 दिस इज़ अ हेडिंग एंड देन P फॉर पैराग्राफ, ओ सॉरी लॉरेन लिख लेते हैं, लॉरेन। ओके, ये कर लिया। आपको पता है क्या करना है, ऑल्टर और जी, सही है। ये हमने एक छोटा सा जो है बिल्कुल डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब हमने जो है इसको स्टाइल करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टाइलिंग किस तरह की होती है, कितनी तरह की होती है। तो हमने पढ़ा कि एक होती है एक्सटर्नल CSS, एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है इनलाइन CSS। हम पीछे से चलेंगे तो इनलाइन, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनलाइन CSS क्या होती है। तो इनलाइन CSS जो होती है, अगर हमने जो है लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने देखा हो तो मैंने एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था, और उसके थ्रू जो था मैं क्या कर रहा था, अपने HTML टैग का, अपने HTML एलिमेंट के कलर्स वगैरह को और इन सब को चेंज कर रहा था, लाइक दिस। तो इसी को हम कहते हैं इनलाइन CSS, सही है। जिसके अंदर हम जो है जब भी हमने जो है किसी भी एलिमेंट को स्टाइल देना होता है, आई मीन उसको किसी तरीके से कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस लानी होती हैं, उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक को कुछ डिफरेंटली करके दिखाना होता है, तो उसके लिए जो है हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम जो है एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी एंड वैल्यू वाले पेयर के अंदर करते हैं। अब चूंकि मुझे कोई दूसरा स्टाइल ऐड नहीं करना, तो इसलिए मैंने सेमीकोलन लगाना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ कलर तो रेड हो और इसका फिर फॉन्ट साइज़ भी जो है वो क्या हो, बड़ा हो, सही है। तो जैसे फॉन्ट साइज़ जो है मैंने लिख दिया 48 पिक्सल्स, सही है। तो अब ये रेड के साथ साथ इसका जो फॉन्ट साइज़ होगा वो भी क्या हो गया, 48 पिक्सल होगा। मैं इसके साथ काफ़ी सारी डिफरेंट जो है लाइक और भी डिफरेंट CSS अप्लाई कर सकता हूँ। मेन थिंग इज़ कि जब भी आपने डिफरेंट स्टाइल लगाना होता है तो उसके लिए आप जो है क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि दूसरा स्टाइल भी आएगा, वरना अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है सेमीकोलन की। ओके, चलें अब हम देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र में क्या रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो उसके लिए हमें आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, और जो कि आपको है गो लाइव जाना पड़ेगा। तो अब हम लाइव चले जाते हैं। अब हम लाइव गए तो हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग जो है रेड कलर के अंदर हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी इनलाइन CSS। अब बात कर लेते हैं इनलाइन के बाद हमने पढ़ा है कि एक और होती है इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS क्या होती है, इंटरनल CSS बेसिकली होती है जो कि डिफ़ाइन होती है, कुछ डेवलपर्स की अप्रोच होती है कि वो स्टाइल हेड के अंदर डालते हैं, सही है। मेरी अप्रोच जो है मैं स्टाइल हेड और बॉडी के बीच में डालता हूँ, क्योंकि ना ये बॉडी का हिस्सा है ना ये हेड का हिस्सा है,
ये किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक स्टाइल है, तो ये कहीं पे भी आ सकता है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों फालतू में जो है बेचारे ब्राउज़र को ओवरलोड करना हेड की इन्फॉर्मेशन से। तो इट्स मच बेटर कि आप जो है हेड को, स्टाइल को जो है वो हेड के बाद इस्तेमाल करें और बॉडी से पहले। तो मेरे जो है वो यही तरीका है। इसको मैं कह भी देता हूँ कि यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं और हम क्या देखेंगे, ये जो है ये क्या है, इंटरनल CSS। ओके, और हमने जो यहाँ पे पढ़ी थी ये थी आपकी इनलाइन, ओ यस, इनलाइन CSS। अच्छा सॉरी, मैं जो है लास्ट ट्यूटोरियल में एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है क्रूशल, जो कि कमेंट्स होती है, वो मैं बताना भूल गया था। और ये मैं एक ही क्लिक से किस तरह से कर रहा हूँ, ये मैं आपको उसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊँगा कि एक ही क्लिक से आपका कमेंट भी आ जाएगा। बेसिकली कमेंट्स जो होते हैं वो नॉट रीडेबल बाय ब्राउज़र, कमेंट्स जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो कमेंट जो है कोई भी सेंस नहीं बनाते। लाइक अगर मैं कमेंट करके जो है ना, मैं लिख दूंगा फॉर i = 0, पूरा एक प्रोग्राम भी लिख दूंगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कमेंट्स जो है वो इग्नोर कर दी जाती। कमेंट्स जो है वो डेवलपर यूज़ के लिए होते हैं, ताकि अगर जैसे मिसाल है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया किसी क्लाइंट का फ्रीलांसिंग के थ्रू, और आपने जो है उसके अंदर जो है स्टाइलिंग अप्लाई करी हुई। अब फ्रीलांसर को नहीं पता, अब अगर जैसे अब आपने तो बना दिया प्रोजेक्ट और आपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया, अब 5-6 साल के बाद क्लाइंट को कुछ होश आया, क्लाइंट ने बोला कि यार अब इसके अंदर चेंजेस होनी चाहिए, ये काफ़ी पुराना हो गया है, और क्लाइंट जो है अब आपके पास आया, आपको किसी तरीके से रीच नहीं कर पाया, तो अब वो किसी दूसरे डेवलपर के पास जाएगा कि यार ये मेरी प्रोजेक्ट है, ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, ये इस तरह से है, और अब जो है मुझे इसके अंदर चेंजेस करनी है। अब अगर आपने कमेंट्स करे हुए होंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आसानी रहेगी कि ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये वाली लाइन क्या कर रही है। आप डिफ़ाइन कर रहे हो तो बेसिकली कि आपने जो है यहाँ पे क्या काम करा है और किस लिए किया है। तो ये आपकी अपनी आसानी के लिए भी होता है कि 10 साल के बाद अगर आप कोई अपना कोई भी प्रोग्रामिंग वो भी उठाओगे, प्रोग्रामिंग कोड भी उठाओगे, तो आपको पता होगा कि आपने यहाँ पे ये लाइन लिखी थी, तो ये किस लिए लिखी थी और इसका पर्पस क्या था। सिमिलरली जो है अगर कोई और भी उठाता है तो उसको भी एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है वो इस तरह से काम कर रहा है, और इसके अंदर डेवलपर ने जो ये चीज़ लिखी है वो इसलिए लिखी है। तो बस कमेंट्स का काम सिर्फ इतना ही होता है, और ये इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब रही बात कि मैं किस तरह से जो है एक ही क्लिक के अंदर जो है, अच्छा पहले मैं बता दूं कि ये HTML का कमेंट है। तो HTML का कमेंट जो स्टार्ट होता है, HTML के अंदर हर चीज़ एक टैग से ही स्टार्ट होती है हमेशा, ओपन और क्लोज, मतलब इस तरह से, ग्रेटर और लेस देन से। फिर आप इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 1 2 3 4 ये हम डाल देंगे इसके अंदर। तो अब ये क्या बन गया हमारा कमेंट। अब इसके अंदर जो बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे या यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे तो कमेंट ब्रेक हो जाएगा। मेक श्योर कि 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, इसके दरमियान फिर आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, और वो एज अ कमेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इससे जिसका कोई सेंस नहीं बनता, तो जो कंपाइलर्स होते हैं उनका, कंपाइलर्स इनको जनरली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब जो है मैं किस तरह से कर रहा हूँ एक लाइन के अंदर कमेंट, तो मैं कंट्रोल+/, अगर आप कंट्रोल+/ विजुअल स्टूडियो के अंदर हैं और अगर आप कंट्रोल+/ दबाएंगे तो ये कमेंट ऐड हो जाएगा। सही है, तो इस तरह से जो है कमेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ विद 1 क्लिक। ठीक है, आप चाहें तो आप अपनी अप्रोच जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गई थी हमारी इनलाइन CSS। अब ये आ गई थी हमारी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के अंदर लेट्स से अब मैं पैराग्राफ को करना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ को करने के लिए हम इसी सिंटैक्स को फॉलो करेंगे जो कि मैंने दिखाया था, जो कि था आपका सबसे पहले सेलेक्टर होना चाहिए। तो इन दिस केस हम जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं, जिसको स्टाइल करना चाह रहे हैं, वो क्या है हमारा पैराग्राफ। तो अब हम इस पैराग्राफ को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस पैराग्राफ को टारगेट किया और फिर हमने ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हमने बताया कि भाई हम इसको अब डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी आगे डिक्लेरेशन के बाद हमने बोला कि हमारे पास होनी चाहिए एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू। सही है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी जो है आप लिख लें कि मुझे चाहिए इसका कलर जो होगा वो मुझे चाहिए ग्रीन। सही है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसके साथ साथ मुझे चाहिए इसका फॉन्ट साइज़ जो कि होना चाहिए स्मॉल। सही है,
स्मॉल ले लें, या अगर आपके पास कोई है लाइक आप चाह रहे हैं कि ये जो है 15 पिक्सल या 16 पिक्सल्स नज़र आए, तो आपने इसको 16 पिक्सल की लेंथ दे दी। इसके साथ साथ जो है मैं चाह रहा हूँ मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करके जो है मैं लिख दूँ लूसिडा सैंस वगैरह जो भी है, इतना बड़ा। ठीक है, पूरी फैमिली का मैंने जो है इसके अंदर इसको जो है ये सब कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि ब्राउज़र में क्या चेंजेस आई। तो लेट्स सी। हाँ, देखा। तो अब हमारा जो है टेक्स्ट जो है वो ग्रीन कलर में बदल गया, हमारी पूरी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। और अगर आप देखना चाहें कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, तो आप जो है इस पे जब आप जो है हवर करेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे, या अगर आपको ये छोटा सा ये जो पॉपअप नज़र आ रहा हो जिसमें पी लिखा हुआ है, तो उसके अंदर कलर के नीचे जो है हमने जो भी CSS अप्लाई करी हुई है वो नज़र आ रही है, जिसके अंदर इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट 16 पिक्सल है, और इसके साथ साथ जो हमने फ़ॉन्ट फैमिली इस्तेमाल करी वो क्या है, लूसिडा सैंस। ठीक है, तो आप जो है ये सब चीज़ें देखते हैं। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह डेवलपर, ये बेसिकली डेवलपर वो कहलाता है, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, इसका नाम क्या होता है, डेवलपर टूल। ये डेवलपर टूल कहलाता है। ये बेसिकली जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ ही यही होती है डीबगिंग के लिए, कि जब आप अपना जो है पूरा डीबग करते हैं, कोई भी इशू आ रहा होता है स्टाइल के अंदर, जो कि आप नॉर्मली फेस करोगे जब आप प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम बनाने जाएंगे, तो मैं भी फेस करूँगा और इंशाल्लाह आप भी फेस करेंगे, और फिर इसी को ही यूज़ करते हुए हम जो है डीबगिंग करेंगे अपने कोड की। तो चले अब आगे बढ़ते हैं सीरीज़ को लेके, इसको लेके आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब हमने जो ये लगा लिया, ये हो गई हमारी इंटरनल CSS। ठीक है, अभी हमने जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ की बात नहीं करी, अभी हम सिर्फ जो है CSS के बारे में समझें कि हम कहाँ कहाँ इसको ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी इंटरनल CSS। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल CSS। नॉर्मली डेवलपर की अप्रोच होती है, अब जाहिर सी बात है आप जो है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हर एक एलिमेंट को अगर स्टाइल करने बैठो, या एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप स्टाइल अलग से लगा रहे हो, और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल छोटा सा है। अब मैं अगर बात करूं अमेज़ॉन की, लेट्स से सपोज कर ले मैं एक अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलूं और मैं सिर्फ इसका उठा के देखूं कोड, तो बस अब आप चेक कर ही सकते हैं कि मतलब जो है माशाल्लाह, मतलब कितना कोड है। आप इसके अंदर डिव्स के अंदर डिव्स के अंदर डिव्स के अंदर डिव्स आपको मिलेंगे, और फिर उसके अंदर जो है क्या क्या नहीं मिलेगा। मतलब हम इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे, कुछ जो है ये 5-6 हज़ार लाइनों का कोड बन जाएगा। सही है, अगर हम जो है इसको जैसे यहाँ से भी करके भी इंस्पेक्ट पे नहीं, सोर्स कोड एक और वो होता है, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा, मगर जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट जब आप करते हैं, तो जब आप ये हम करते हैं तो उसके अंदर जो है वो सोर्स कोड ये व्यू पेज सोर्स। अब आप ये देखें कि मतलब जो है ये कितने लाइंस ऑफ कोड हो गया, तकरीबन कुछ 1800 लाइन का कोड हो गया। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इतना सारा 1800 लाइन का कोड के अंदर अब आप जो है बार बार सिर्फ एक एक जगह पे एक एक चीज़ को देखने बैठेंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी सुबह हो जाएगी और आपका कोड भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है हमारी अप्रोच यही होती है डेवलपर्स की, कि वो जो है अलग से फ़ाइल के अंदर थोड़ा सा अलग से फ़ाइल के अंदर करते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मेरी लंबी करने की आदत है, तो मैं थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा हूँ आप लोगों को, बट थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और इंशाल्लाह फिर आगे आपको मज़ा आने वाला है। तो अब हम बात कर रहे थे इंटरनल एक्सटर्नल, और अब हम इंटरनल की और इनलाइन की, अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल CSS पे। तो एक्सटर्नल CSS के लिए जो है बेसिकली सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं CSS के नाम से, जहाँ पे हम अपनी सारी CSS जितनी भी स्टाइलिंग फाइल्स होती हैं वो सारी जो आती हैं वो कहाँ आती है, CSS के अंदर आती हैं, उस फोल्डर के अंदर आती है। वो उस फोल्डर को डेडिकेट ही हमने इसीलिए कर दिया कि जितनी भी स्टाइलिंग से रिलेटेड फाइल्स होंगी वो सारी कहाँ पे जाएंगी, CSS के फोल्डर में। और बेसिकली जो मेन कॉमन फाइल जो होती है, जो आपकी मेन फाइल होती है जिसके अंदर सारा का सारा CSS मौजूद होती है, वो कहाँ होती है, इसमें होती है। लेट मी डिसेबल दिस एक्सटेंशन। ये क्या है क्या नहीं है ये आपको हम बाद में बताएंगे इंशाल्लाह, फ़िलहाल जो है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये जो था एक्सटेंशन,
ये टेलविंड CSS के लिए था। अब टेलविंड CSS क्या है, वो एक अलग पूरी दुनिया है और उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, उसका काम क्या है, तो वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो स्टाइल डॉट CSS के अंदर जो है, ये अब हमने स्टाइल की अलग से एक पूरी फाइल बना ली है, जिसके अंदर अब हम जो है सारे स्टाइलिंग का काम इसी के अंदर ही करेंगे। ये सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए था। मेनली जो है नॉर्मली इंटरनल और इनलाइन CSS यूज़ होती ही नहीं है, बहुत ही कम यूज़ होती है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, और वो क्यों होती होगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊँगा। अब हम आ जाते हैं स्टाइल में, स्टाइल डॉट CSS के अंदर। और अच्छा, अब सबसे पहले जो है अब जो है हम H1 को स्टाइल करेंगे। सही है, H1 को स्टाइल करेंगे और H1 को स्टाइल करके हम बोलेंगे कि हमने वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ रखा था कितना, 48 पिक्सल आई गेस, 48 पिक्सल। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर रख दूँ 58 पिक्सल्स। तो अब देखते हैं कोई चेंज आया कि नहीं आया, देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या दिखा रहा है। हम देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट साइज़ दिखा रहा है 48 पिक्सल्स। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई। अब क्या वजह हो सकती है कि ये अप्लाई ना हुई हो, एक कोई ना कोई वजह रही होगी ज़रूर कि ये फ़ॉन्ट साइज़ को ये कह रहा है ये फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई नहीं हुआ। तो मेन रीज़न जो है वो ये है कि हमने इसको लिंक ही नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट से। HTML को थोड़ी ना पता कि भाई ये कोई स्टाइल है यहाँ पे और कोई स्टाइल जो है मुझे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, जब तक कि मैं उसको लिंक नहीं करूँगा। तो अब हेड के अंदर दूसरा काम क्या होता है, हमारी जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, जो HTML डॉक्यूमेंट में जब मैं बात कर रहा था, तो हेड के अंदर सारी एक्सटर्नल फाइल्स की जो भी लिंक्स होती हैं वो भी सारी किस पर होती हैं, इसी में ही होती है। तो हेड जो है बेसिकली इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो अब हमने जो है इसका ये जो है ये शॉर्टकट था। खैर मैं जो है आपको एक लॉन्ग कट बताता हूँ पूरा का पूरा। पहले एक चीज़ लिंक, उसको आप जो है इस तरह से लिखते हैं, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सही है, इसके अंदर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, REL इक्वल्स टू स्टाइल शीट। यार एक तो ये जो है ना पता है, इसी वजह से जो है ना कभी भी जो है ना यूज़ नहीं करना चाहिए क्या, कोड एडिटर, क्योंकि आपकी आदतें ख़राब हो जाती हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था। और CSS, सही है। तो CSS, अच्छा अब मैं पहले समझाता चलूँ कि फाइल पाथ क्या होता है। अब जहाँ पे इंडेक्स डॉट पड़ी हुई है ना, इंडेक्स HTML, अच्छा पहले जो है ना मैं इसको फोल्डर दिखा देता हूँ कि ये सारा पड़ा हुआ कहाँ है। तो मैं गया डेस्कटॉप पे ट्यूटोरियल के अंदर, अच्छा इस ट्यूटोरियल के अंदर CSS में CSS के अंदर जो है बेसिकली ये रहा फोल्डर, सही है ना। ये जो जिस फोल्डर के अंदर हम हैं ना, उसको हम कहते हैं रूट फोल्डर। सही है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जो है ना हम इसी को ही बोल लूँगे कि रूट। तो आपको ये चीज़ को समझ लेना है कि रूट फोल्डर जो होता है वो फोल्डर होता है जहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, जो बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है एक प्रोग्राम के शुरुआत होने का, एक स्टार्ट होने का। सही है, अब ये हम इंशाल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपने याद रखना कि ये फोल्डर जो है ये मेन फोल्डर है हमारा, जो कि रूट फोल्डर है। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं उसको हम कहते हैं रूट, क्योंकि वहाँ से वो पैदा होता है, वहाँ से वो अपनी उड़ान, अपनी जो वो है, अपनी जो फलता है फूलता है वो वहाँ से फूलता है ना। तो इसी तरीके से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रूट फोल्डर बेसिकली। तो अच्छा, अब कहते हैं कि रूट फोल्डर ना, तो रूट फोल्डर को बताने के लिए, टारगेट करने के लिए, रूट फोल्डर क्या है हम यूज़ करते हैं ./ मीन्स के जो भी रूट फोल्डर है वहाँ से वहाँ से आप जाओगे कहाँ, CSS में जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको एक और फाइल मिलेगी style.css, वो वाली फाइल को आपने लिंक कर लेना है अपने साथ। इसका मतलब ये है, जब आप इसको लिंक कर लोगे तो जाके ये चेंजेस अप्लाई होंगे, मगर अभी भी नहीं होंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ क्यों नहीं होंगे। इसकी एक वजह है, इसकी वजह जो है वो ये है कि इनलाइन CSS, अब हुआ क्या, अब आप समझिएगा। डॉक्यूमेंट जब ब्राउज़र ने रीड किया तो ब्राउज़र ने लाइन बाय लाइन रीड करता है ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र ने रीड किया, रीड किया। जब वो यहाँ पे पहुँचा
तो उसने स्टाइल डॉट सी एस एस लेकर आया। वो स्टाइल डॉट सी एस एस जब उसने लिंक करी तो वो लेकर आया, वो गया, उसने देखा कि एक स्टाइल अप्लाई हो रहा है हेडिंग 1 के ऊपर जिसका फॉन्ट साइज़ होना चाहिए 58 पिक्सल्स। तो उसने जो ही अपने पास किया, अपने पास सेव कर लिया। सही है। फिर वो यहाँ पे गया, गया यहाँ पर गया, यहाँ पे गया यहाँ पर आया। जब वो यहाँ पर आया तो उसने जो है वो वाली स्टाइल अप्लाई तो किया। जब अप्लाई करा इसके बाद इसने देखा कि मैंने एक और स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, तो उसने क्या कर दिया, ये वाले स्टाइल को जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था उसको ओवरराइट कर दिया ये वाले स्टाइल से। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। अच्छा, तो स्पेसिफिसिटी मींस के मतलब जो है प्रायोरिटी जो है हमने किसको ज़्यादा दी हुई है, इनलाइन सीएसएस को एज़ कंपेयर टू एक्सटर्नल सीएसएस। एंड सिमिलरली अगर इनलाइन के बाद जो है आपकी इंटरनल सीएसएस है तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी एज़ कंपेयर टू एक्सटर्नल सीएसएस। अगर मैं यहाँ पर लेट से सपोज कर लें H1 यहाँ पे डिफाइन कर दूँ और मैं इसका जो है फॉन्ट कलर जो है मैं वो रख दूँ, फॉन्ट साइज़ ही रखते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। मैं इसको 28 पिक्सल्स कर दूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से जो है ये चीज़ हटा दूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और वापस से एक वेट, इसको पहले कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसके अंदर से CSS हटा देते हैं, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल H1 बन गया। अब मैंने जो है इसको कहा कि मुझे 428 पिक्सल्स चाहिए और इसमें मैंने यहाँ पे दिया हुआ 58 पिक्सल्स। तो लेट्स सी कि किसको प्रायोरिटी मिलती है। सही है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो है 28 पिक्सल्स को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा है और 58 पिक्सल्स को नहीं दे रहा। यही वजह है कि स्पेसिफिसिटी आ जाती है। स्पेसिफिसिटी में जो है H1 जो है आपका, जो अगर आपने इंटरनल CSS इनलाइन CSS करी हुई तो उसकी जो है स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल CSS, और फिर इंटरनल CSS की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है एक्सटर्नल CSS से। तो एक्सटर्नल CSS जो है वो बिल्कुल ही लीस्ट स्पेसिफिसिटी के ऊपर है। मगर डेवलपर की अप्रोच ये होती है कि वो एक्सटर्नल CSS फाइल को इसीलिए सिर्फ यूज़ करते हैं क्योंकि ताकि आप अपनी डिज़ाइनिंग और अपना डॉक्यूमेंट जो है वो आप कहाँ रख सकें, अलग अलग रख सकें। इसलिए जो है हम जो है इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग फाइल्स के अंदर रखते हैं और फिर उसको लिंक के थ्रू हम करके और ये करते हैं। तो ये था आपका इंटरनल CSS और ये था आपका इंटरनल और इनलाइन। अब हम एक्सटर्नल की बात कर रहे थे, अब मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है तो नाउ 48 अब ये हो गया 58 पिक्सल एज यू कैन सी। सही है। तो जैसे ही मैंने जो है इंटरनल CSS हटाई फ़ौरन जो है उसने एक्सटर्नल CSS को अप्लाई कर दिया 58 पिक्सल्स पे। सही है। और इसी तरह से जो है ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब हमने जो है काफ़ी हद तक तो समझ लिया स्पेसिफिसिटी क्या होती है, सेलेक्टर क्या होते हैं, किस तरह से एक एलिमेंट को स्टाइल किया। तो सबसे पहले हम जो पढ़ लेते हैं वो कमेंट्स किस तरह से CSS के अंदर लिखे जाते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो CSS के जो कमेंट्स लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं /* ये आपका क्या बन जाता है, कमेंट्स बन जाते हैं। // सही है। और इसका ही वही शॉर्टकट है। अगर आप जो है डायरेक्टली वही कंट्रोल अगर / लिखेंगे तो वो कमेंट ऐड कर देगा एंड दिस इज़ अ कमेंट, ओके। और बाकी आप कुछ भी इसके बीच में लिख सकते हैं जो कि इग्नोर कर दिया जाएगा ब्राउज़र के थ्रू। ब्राउज़र को उसके अंदर जो भी आप कुछ भी लिखेंगे तो वो ब्राउज़र उसको रीड नहीं करेगा। अब सबसे पहले जो है हम जो पढ़ लेते हैं वो है कलर्स, क्योंकि चूँकि हम कलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर भी चुके हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमने उसके बारे में अच्छा खासा पढ़ा है। तो सबसे पहले हम कलर्स को पढ़ लेते हैं। तो अब जो है ये हमारा जो होगा वो होगा कलर्स का सेक्शन। तो अब इसके अंदर क्या है कि कलर को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हो HTML के। तो सबसे पहला तरीका तो जो है वो ये है कि आप लिखते हैं कलर प्रॉपर्टी। अब जब वैल्यू की बारी आती है तो उसके अंदर सबसे मेन जो 3 तरीके हैं वो यही है कि या तो आप जो है हेक्स कोड दें, या तो RGB है, या तो HUL SUL मतलब जो भी होता है ह्यू एंड सैचुरेशन एंड लाइटनेस। तो बेसिकली अब मैं यहाँ से कलर पिकर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा CMYK HSV HSL और RGB और यहाँ पे ये हेक्स भी है। तो ये सारी चीज़ें CSS में भी अप्लाई हो सकती हैं। तो अब लेट से सपोज कर लो मुझे जो है कलर चाहिए कुछ इस तरह का,
ठीक है, मुझे इस तरह का कलर चाहिए। मैंने जो है इसका हेक्स कोड कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये हेक्स कोड यहाँ पे अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी एक जो है कलर पिकर है हमारे पास। सही है। तो क्या आप जो है जब ये आप कलर डाल देंगे तो यहाँ पे वो एक इस तरह से बॉक्स शो होगा। फिर जब आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो आपके पास जो है कलर पिकर खुल जाएगा। मगर इस कलर पिकर के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ हेक्स कोड ही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा। अगर आप जो है इसके ये कंट्रोल करेंगे तो ये है, और बाकी ये जो है ओपेसिटी है। तो अब ये बन गया इसका ओपेसिटी। तो अगर आप RGBA में कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। आपने जिस कलर में डाला हुआ है वो उसी का ही पैलेट आ रहा होगा और उस तरह से काम कर रहा होगा। खैर बहरहाल हम जो थे यहाँ पर थे, हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया था। तो अब हम जो है इसी को ही लेके चलते हैं आगे। अब मैं इसको सेव कर दूँगा। लेट्स सी कि ब्राउज़र में कोई चेंज आया या नहीं। तो ब्राउज़र हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये रहा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है वो क्या हो गया है, पर्पल हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, अब मैं इस पे से भी इनलाइन CSS हटा देता हूँ, ये रही हमारी। तो इसकी हमें एज सच नीड नहीं है, हम इसको हटा देते हैं और हम सारा काम जो है वहीं करेंगे। सही है। अब जो है मैं एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ HTML का। दिस इज़ पैराग्राफ। फिर एक लिंक बना लेते हैं। इसको कहीं नहीं भेजेंगे और ये आप भेज देंगे होम। फिर इसी तरीके की एक दो लिंक्स और बना लेंगे जिसका नाम हो जाएगा होम। फिर हम कर देंगे अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स और इसको हम रैप कर देंगे एक नेव के अंदर। नेव के अंदर URL अनऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI, और LI के अंदर जो है ये सारी ये लिंक्स आती चली रहेगी इस तरह से। और हम जो है इस LI को ही जो है 2-3 दफ़ा कॉपी कर लेंगे। ये हो गया होम, ये हो गया अबाउट, ये हो गया कॉन्टैक्ट, दूसरा हो गया आपका ब्लॉग। बाकी हम जो है इन सबको, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सब रिमूव कर देते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा खासा हमारे पास आ गया। एक सेक्शन बना लेते हैं। इस सेक्शन का नाम दे देते हैं हम, अभी नहीं देते, तो क्लास की बात है। तो अभी एक छोटा सा मैंने जो है वो बना लिया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर मैंने जो है कुछ मेन्यूज़ डिफ़ाइन किए हैं। एक तरीके से एक मैंने नेविगेशन मेन्यू बनाया है और एक हेडिंग और पैराग्राफ। तो देखते हैं कि ब्राउज़र में किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, तो फिर हम उसको इस तरह से स्टाइल भी करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम कलर्स की बात कर रहे थे। कलर्स मैंने आपको बताते, एक तो होता है कलर इस तरह से, दूसरा कलर जब होता है तो दूसरा कलर आप डिफ़ाइन करते हो। अब ऑफ कोर्स ये जो है आपको वो देगा, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं दूसरा कलर जो है अब RGBA, तो इसका RGBA कलर जो होगा वो इस तरह से होगा RGB, और आप जो है A के साथ यूज़ कर लें। ठीक है, ये हटा के ये जो है आपने जो है ये पूरा जो है यहाँ से हटा के वो पूरा पेस्ट कर दें, प्लस इसको बंद कर दें। अब आप जैसे जैसे इसको नीचे करते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी ओपेसिटी जो है कम होती चली जाएगी। अगर हम यहाँ पे भी आएंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे RGBA आ गया। पहले जो आ रहा था वो हैश आ रहा था और मैंने इसको 0.5 रखा हुआ है, तो वो एग्जैक्टली मिडल के अंदर है। अब मैं इससे चाहूँ तो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ और इसकी ओपेसिटी को कर सकता हूँ। ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली A भी रिमूव कर दिया इसके अंदर से। अगर मैं इसके अंदर ओपेसिटी लगा रहने दूता तो शायद वो जो है A भी शो कर रहा होता। ठीक है, तो ये जो है एक और तरीका है। फिर जो है HSL है। HSL जो है इस तरह से है। तो हम ये भी देख लेते हैं, कलर HSL। ओके, और इसको मैं हटा के यहाँ से ये कर दूँगा तो भी वो इसी तरीके से शो करेगा। ठीक है, HSL के अंदर जो है वो पैलेट नहीं शो हो रहा, कलर पैलेट RGBA और हैश शो हो रहा है। वैसे बेसिकली जो है डेवलपर्स जो हैं वो हैश और RGB ही यूज़ करते हैं
एच वाली सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो आप लोग जो है बस इस लिमिटेड पे इसी पे ही रहिएगा। बाकी बहुत सारी कलर वेरिएशन है किसी कि आप किसी भी उस पर कर सकते हैं, मगर दो जो कॉमन प्रैक्टिस है वो यही है। तो अभी हम जो है फिर से कलर लगा देते हैं, और हमारा जो RGBA वाला कलर था वो ज़्यादा ठीक था। मैं खुद RGBA पर्सनली यूज़ करता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। अभी हम देख सकते हैं ये। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो नोटिस करने की ये है कि अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ना, इसमें और इसमें एक गैप आया हुआ है, हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में एक गैप आया हुआ है, जबकि हमने कोई भी गैप डिफाइन नहीं किया हुआ। और अगर हम इसको भी देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा, इसने भी पूरी एक लाइन ली हुई है, इसने भी पूरी लाइन ली हुई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए, ये इस तरह से ना। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि ये बुलेट पॉइंट्स भी रिमूव हो जाएँ, और ये जो नीचे अंडरलाइन आ रहा है ये भी ना है, और इसका नेविगेशन जो है ये भी एक अच्छे तरीके से क्या हो जाए, एक दूसरे कलर में शो हो, फ़ॉन्ट बड़े हों, नज़र आ रहे हों। मुझे ये वाली फ़ॉन्ट स्टाइल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसके फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है हम अभी करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने देखा कि मैंने ये चीज़ एक चीज़ नोटिस करी कि इन सब के अंदर क्या था, गैप आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैंने रूट एलिमेंट को टारगेट किया, जो कि मेरा क्या है, HTML। मैंने HTML वाली जो वीडियो हमने बनाई थी तो मैंने कहा था कि HTML एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, आपका रूट एलिमेंट होता है। तो बेसिकली मैंने HTML को टारगेट किया, और मैंने इसको कहा कि जो आपका मार्जिन है उसको क्या कर दो, ज़ीरो। और मैंने कहा जो पैडिंग है, मीन्स के जितने भी ये इसमें अंदर इनहेरिटेंस भी चलती है, सारे एडवांस टॉपिक हैं, सारे एडवांस कॉन्सेप्ट है CSS के। अगर आप चाहते हैं कि मैं एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाऊँ CSS की, तो उसके लिए आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर 1000 लाइक्स आ गए इस वीडियो के ऊपर तो इंशाल्लाह मैं जो है एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा एडवांस सीरीज़ के ऊपर CSS की। तो अभी जो है फ़िलहाल हम जो है बात कर रहे थे स्पेसेस की। तो मार्जिन जो है वो क्या करता है, एक्सटर्नल स्पेस लगाता है एलिमेंट के अंदर, और पैडिंग जो है वो इंटरनल स्पेस क्रिएट करता है। सही है। तो मैंने इससे कहा कि रूट के अंदर जो है, एलिमेंट के अंदर मैंने कहा कि तुम और तुम्हारे जितने भी चाइल्ड्स हैं, मीन्स HTML और HTML के जितने भी चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड मीन्स अगर आप देखें तो HTML क्या है, HTML के अंदर ही बॉडी क्लोज हुई हुई है ना। अगर आप देखें तो HTML के अंदर बॉडी आ रही है ना। तो HTML क्या हुआ, फादर हुआ, इसके बाद फिर बॉडी है, तो उसका चाइल्ड, फिर उसके उसके अब बॉडी का चाइल्ड कौन है, H1 और P1 नैव है। नैव का चाइल्ड कौन है, UL है। UL का चाइल्ड कौन है, LI, और LI का चाइल्ड कौन है, A है। सही है। तो ये चाइल्ड एंड फादर और ग्रैंडफादर वाला सिस्टम है। सही है। तो जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, ये आ जाती है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इसका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इनहेरिटेंस का। तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें यही हो रहा होता है कि जो भी मैंने अप्लाई करी हुई है जो भी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई करी हुई है, तो वो पेरेंट पेरेंट समेत और पेरेंट और चिल्ड्रन समेत जो है क्या हो जाएगा, सबका अप्लाई हो जाएगा। तो पेरेंट और चिल्ड्रन पर मैंने सबको क्या कर दिया, मैंने कहा कि इसकी मार्जिन भी ज़ीरो कर दो और पैडिंग भी ज़ीरो कर दो। तो अब इससे होगा क्या कि वो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस आए हुए थे ना, वो सारे क्या हो चुके होंगे, रिमूव हो चुके होंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे एक दूसरे से क्या हैं, मिल चुके हैं। मगर जबकि अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी 1 मिनट, तो भी आपको खुद एक डिफरेंस नज़र आएगा कि पहले ये इस तरह से था, और अब जो है ये जो है किस तरह से है, इस तरह से। तो ये एक डिफरेंस है जो कि हमने क्या कर दिया, सबको हटा दिया, सबके अंदर से मार्जिन, पैडिंग, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ गॉन नाउ। अब हमने क्या करना है इसको, अब इन सबको हमने क्या करना है, पूरा स्टाइल करना है। तो अब मैं ये चाहूँगा सबसे पहले कि हम जो हैं, सबसे पहले हम जो सीख लें वो सीख लें मार्जिन और पैडिंग सीख लेते हैं हम सबसे पहले। सही है। तो मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, मैंने कहा मार्जिन। ओके, मार्जिन कितने तरीके के होते हैं, मार्जिन होता है टॉप। अब एलिमेंट जो है एक, उसका अगर मैं उसको अच्छे से स्टडी करूं तो मैं देख सकता हूं कि एलिमेंट का एक टॉप है, एक एक टॉप पार्ट है, एक बॉटम पार्ट है, एक लेफ़्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। ठीक है। अच्छा, मैं जो है एक दफ़ा जो है इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँगा, जो कि होगी बॉक्स साइजिंग, और उसकी वैल्यू होगी बॉर्डर बॉक्स। अब ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में ही इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है और किस लिए है।
तो मार्जिन, अच्छा अब मैं जो बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट। तो हमारे पास जो है टोटल जो है 4 साइड्स हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। सही है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा मार्जिन टॉप होता है। मैंने उसको कहा मार्जिन टॉप से, मैंने कहा मार्जिन टॉप ऑफ 10 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट है वो 10 पिक्सल पुश करेगा अपने आप को, किससे, टॉप से। जो 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 टॉप है, इसका टॉप जो है, ये वाला जो टॉप जो है, अब हम इससे ये अपने आप को पुश कर रहा है नीचे। अब हम ये चीज़ ये देख भी सकते हैं, ये जो येलो लाइन शो हो रही है आपको, ये क्या, ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि ये क्या है, मार्जिन है। ये क्या है, ये मार्जिन है। दैट मीन्स कि ये वाला जो एलिमेंट है ये अपने आप को ऊपर से पुश कर रहा है 10 पिक्सल्स नीचे की तरफ। सही, क्योंकि हम टॉप पे है ना, तो हम ऊपर से जब धक्का देंगे किसी चीज़ को तो हम नीचे आएंगे। अगर मैं जो है दीवार को धक्का दूंगा, अगर मैं छत को धक्का दूंगा तो छत तो ऊपर नहीं जाएगी, मैं ही क्या हो रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। सही है। तो क्या बोलते हैं, इसी तरीके से जो है ये चीज़ काम कर रही है कि उसने जब 10 पिक्सल लगाया तो ये पुश हो गया, ये नीचे की साइड क्या हो गया, पुश हो गया। ठीक है, ये आपका कहलाता है मार्जिन टॉप। इसी तरीके से मार्जिन बॉटम, मार्जिन, इसी तरीके से आपका होता है मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये चीज़ याद रखना, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये जो है ना सारी ज़िंदगी काम आएगी। टॉप, फिर आ जाता है बॉटम, और फिर आ जाता है लेफ्ट। अच्छा, इसको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, बिकॉज पहला आता है टॉप, फिर आता है राइट, फिर आता है बॉटम, फिर आता है लेफ्ट। अब हम देख सकते हैं कि इसके चारों इर्द गिर्द, चारों तरफ जो है वो एक येलो स्पेस क्रिएट हो गया। दैट मीन्स ये हमें ये बता रहा है कि इसके चारों तरफ क्या हो रही है, पैडिंग अप्लाई हो रही है, मार्जिन अप्लाई हो रहा है ऑफ 10 पिक्सल्स। सही है, फ्रॉम ईच साइड। तो यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, और यहाँ से भी हो रहा है 10 पिक्सल्स का। ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। सही है। अब मसला ये है कि यार मुझे मार्जिन टॉप देना है, मुझे मार्जिन बॉटम देना है, मुझे मार्जिन लेफ़्ट देना है। तो अगर मुझे चारों तरफ देना होगा मार्जिन, तो क्या मुझे जो है ये चारों की चारों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि होती है मार्जिन, आप लिखते हो मार्जिन, और फिर इसके बाद जो है आप पहले टॉप डिफ़ाइन करते हो, फिर बॉटम डिफ़ाइन करते हो, टॉप, फिर आप राइट डिफ़ाइन करते हो, क्योंकि टॉप के बाद राइट आता है। राइट के बाद आपका क्या आता है, टॉप, सबसे पहले टॉप, फिर आता है राइट, फिर साइकिल, क्लॉक 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 उसमें चलेंगे, क्लॉक साइकिल में चलेंगे, इस तरह से क्लॉक चलती है ना। तो सबसे पहले आता है टॉप, फिर आता है राइट, फिर आता है लेफ़्ट, और फिर आता है बॉटम, फिर आता है लेफ़्ट। तो अब हमने क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गई, हर जगह से पैडिंग हट गई। अब मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये टॉप और बॉटम से क्या ले, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल ऊपर नीचे और ऊपर दोनों अपने आप को दोनों तरफ से पुश करें, हर जगह से ना करें। ठीक है, तो मैंने इसको दोनों जगहों से पुश करवा दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी लेफ़्ट लाइन, कोई भी जो है ऑरेंज लाइन नज़र नहीं आ रही मार्जिन की। ठीक है, मगर हम ये नहीं कर सकते कि इसका भी एक और आसान तरीका हो, मतलब अब ये तो ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, तो इसकी एक और भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो कि कहलाती है मार्जिन। उसी तरीके से आप लिखेंगे मार्जिन, कोई भी और वो नहीं है, मार्जिन। फिर होता है टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट, टॉप बॉटम, लेफ़्ट राइट। आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने गलत डाली है, मैंने खुद ऐसे डाला है कि यहाँ पे जो है मैं टॉप बॉटम को ज़ीरो कर रहा हूँ इस दफ़ा, और लेफ़्ट और राइट को मैं क्या कर रहा हूँ, 10 पिक्सल्स दे रहा हूँ, ताकि जो है एक नया स्टाइल अप्लाई हो, ताकि हमें एक डिफरेंस नज़र आ जाए। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट और राइट आ गया है। दैट मीन्स कि मैंने एक ही स्टाइल के अंदर जो है लेफ़्ट और राइट को स्टाइल कर दिया, और एक ही उसके अंदर मैंने टॉप और बॉटम को स्टाइल कर दिया। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको देख सकता हूँ 20 20 पिक्सल्स। सही है, तो अभी 20 पिक्सल्स टॉप बॉटम है और
लेफ़्ट राइट जो है वो कितना है 15 पिक्सल। तो मैं कुछ भी इसको जो है मतलब देख सकता हूँ, मुझे जो है अपने एलिमेंट को जो है 10 पिक्सल बॉटम और 10 पिक्सल टॉप से पुश करवाना है। तो मुझे जो है इसके लिए अलग से जो है इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधा जो है इस तरह से कर सकता हूँ कि टॉप बॉटम जो है मैंने 10 पिक्सल्स कर दिया, और मैं इसको 0 भी रख सकता हूँ कि अगर मुझे जो है नहीं पुश करवाना है इसको बिल्कुल भी, तो आई कैन डू दैट एज वेल। सही है। तो इसलिए जो है ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हम जो है इसको इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। अब आ जाते हैं पैडिंग की तरफ। पैडिंग भी सेम चीज़ है। अच्छा, पैडिंग क्या होती है? पैडिंग के लिए और इसके लिए जो है मुझे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो चले एक बॉक्स बना लेते हैं। हम लोगों ने एक सेक्शन तो वैसे भी बनाया ही था। इस सेक्शन को इस सेक्शन को हम बना लेते हैं। इस सेक्शन को अब हम स्टाइल करते हैं और हम जो है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इस सेक्शन को टारगेट करूंगा। इस सेक्शन को स्टाइल करने के लिए इसको टारगेट किया। सबसे पहले जो है मैंने इसकी एक विड्थ रख दी 100 पिक्सल्स। ओके, और मैंने इसकी हाइट रख दी, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल्स और इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। ओके, और मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और मैं इस तरह से करके, और जब ये चीज़ आएगी तो मैं इसको एक अच्छा सा कलर दे देता हूँ। लेट्स अप्लाई दिस कलर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्राउज़र में क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने एक डब्बा बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये डब्बा जो ना बिल्कुल ब्लॉक से चिपका हुआ है। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये डब्बा ब्लॉक से थोड़ा दूर नज़र आए। ये डब्बा जो है क्या नज़र आए, थोड़ा ब्लॉक से दूर नज़र आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि अभी यहाँ पे हमने, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो मैंने जो है मार्जिन की अप्लाई करूँगा। मैंने और मुझे जो है क्या करना है, मुझे सिर्फ टॉप जो है क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो मैं सिर्फ मार्जिन टॉप अप्लाई करूँगा, क्योंकि अब मुझे एक सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मैं टॉप यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब हर चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे लिए ये बेवकूफ़ी है कि मैं जो है मार्जिन लिख के और इस तरह से अप्लाई करूँ, ये फिर बेवकूफ़ी है। ये ज़्यादा मेहनत वाला काम है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मैंने जब जो है इसको करा, इसको स्टाइल किया, तब आप देख सकते हैं कि ये अपने आप को 10 पिक्सल्स ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, खुद ब खुद पुश कर रहा है नीचे की साइड। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो है 10 पिक्सल से पुश हो गया। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसकी पैडिंग भी दूँ। पैडिंग मैंने कहा कि अब जैसे लेट से सपोज़ कर लें, अब आपको पैडिंग इस तरह से समझ में आएगी कि मैं इसके अंदर H1 डालूँ और मैं डाल दूँ हेडिंग। ठीक है, तो आपको क्लियरली इंडिकेशन आएगी कि हेड बेसिकली पैडिंग क्या कर रहा है। अच्छा, मैं इसका विड्थ और हाइट थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। तो मैं इसकी विड्थ जो है वो कर देता हूँ 400 पिक्सल्स और इसकी हाइट जो है 200 पिक्सल्स। तो अब हम देख सकते हैं, अच्छा हेडिंग मैंने डाली हुई थी ये, तो मैं नहीं चाह रहा कि अब ये सब आए, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली अब हम देख सकते हैं कि ये हेडिंग है। ठीक है, और ये इसने अपने आप को 10 पिक्सल जो है वो पुश कर लिया है, मगर 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा कम है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा पुश करे अपने आप को, तो मैं 20 पिक्सल्स दे देता हूँ, ताकि वो जो है अच्छा खासा डिफरेंस थोड़ा सा बन जाए इसके साथ। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि बॉक्स जो है वो 10 पिक्सल्स पुश हो चुका है, मगर अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग जो है बिल्कुल चिपका ना रहे उससे, बॉक्स से। सही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने बॉक्स से कहा कि तुम्हारे अंदर जो कंटेंट होगा उसकी जो पैडिंग, अब पैडिंग के अंदर भी सेम सिनेरियो जिस तरह से मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, और इसके अलावा फिर टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, फिर टॉप राइट और बॉटम लेफ़्ट, और टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट। तो ये जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैडिंग के अंदर भी है, इसकी सारी सेम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा कि तुम टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स कोई भी जो अपने कंटेंट होगा उसको 10 पिक्सल्स क्या कर दोगे, पुश कर दोगे, और इसको तुम 0 रहने दोगे। सही है, लेफ़्ट राइट से नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेफ़्ट राइट से भी पुश करूँ, मैं लेफ़्ट राइट से पुश करूँ 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैं एक और ये काम ये कर सकता हूँ कि जब मुझे चारों तरफ ही अप्लाई करना है तो मैं 10 पिक्सल्स लिख देता हूँ। तो अब मैंने देखा कि ये क्या हो गया, 10 पिक्सल्स पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो गया, 10 पिक्सल्स अंदर से भी आ गया। अब आप ये देख सकते हैं ये जो ग्रीन से हाईलाइट हो रहा है,
अगर मैं इसको देखूं तो ये जो ग्रीन से आ रहा है ये क्या है, आपकी पैडिंग से, ये आपकी क्या है, पैडिंग है, ठीक है, ये आपकी पैडिंग आ गई है। अब हमने जो है पैडिंग भी समझ ली। अब हम जो है क्या करना चाह रहे थे, ये मार्जिन और पैडिंग हो गई। अब हम जो दूसरी चीज़ सीखेंगे वो चीज़ सीखेंगे कि हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ भी आपने समझ लिया, सही है। अब इसी तरीके से एक और चीज़ भी हम समझ लेते हैं, बॉर्डर्स। मैंने जो है इससे कहा कि तुम जो है अपना एक बॉर्डर क्रिएट करो, तुम्हारी एक बाउंड्री होनी चाहिए, और उस बाउंड्री जो है, मैंने कहा कि बॉर्डर बेसिकली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की जो बॉर्डर विड्थ, उसको आप बॉर्डर की विड्थ 1 पिक्सल। अच्छा, मैंने इसका कलर नहीं डिफाइन किया हुआ, तो बॉर्डर कलर, और मैं इसको रख देता हूँ रेड, ठीक है, ताकि थोड़ा हमेशा वाज़ेह हो जाए। और बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। अब हम देख सकते हैं कि एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब हम अब हमने जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। सही है। अगर आप देखें यहाँ पे तो एक बॉर्डर क्रिएट हो गया 1 पिक्सल का। मैं यहाँ से एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको जो है 5 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि एक वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। तो ये मैंने इसका क्या कर दिया, एक 5 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट कर दिया। सही है। तो अब इससे क्या हुआ कि ये एक 5 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट हो गया, और इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है डायरेक्टली बॉर्डर। आप बॉर्डर डिक्लेयर करते हो और 1 पिक्सल, सही है, जिसमें आप बताते हो कि बॉर्डर की विड्थ जो है वो 1 पिक्सल होनी चाहिए, अभी 1 पिक्सल, ठीक है। फिर आप बताते हो कि उसका जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए सॉलिड, और फिर आप बताते हो उसका कलर जो कि होना चाहिए रेड। तो आपने जब ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, जो मैंने यहाँ पे चीज़ डिफाइन करी है वो वही चीज़ यहीं पर ही हो जाएगी। मैं इसको 1 पिक्सल की जगह अगर 10 पिक्सल कर दूँगा तो वो ज़्यादा और मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये ओवर राइड कर रहा है उसको, क्योंकि ये पहले आ रही है फिर ये बाद में आ रही है, तो इस वजह से ये ओवर राइड हो गई प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अब जो है अब बॉर्डर भी हमने समझ लिया। अब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अब जो है बेसिकली जो हमने यहाँ पे ऊपर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया था उसका मकसद क्या था, और हमने ये जो अभी एक बॉक्स बनाया पूरा एक रेक्टेंगल, तो उसका क्या था, ये क्या सीन था, तो अब इसको समझते हैं। तो होता ये है CSS के अंदर एक चीज़ का नाम है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है बेसिकली, तो बॉक्स मॉडल जो होता है वो आपका होता है, अच्छा हमने CSS सेलेक्टर्स तो पढ़ लिए थे, अभी हमने क्लास आईडी और वो नहीं पढ़ा। हम पहले बॉक्स मॉडल समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम किस तरह से दूसरे एलिमेंट्स को डिफरेंटली टारगेट करते हैं इस क्लासेस और आईडीज़ के थ्रू, वो भी हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब पहले आ जाते हैं बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है, बॉक्स मॉडल जो होता है बेसिकली जिसके अंदर जो है आप जो है हर एलिमेंट को एज अ बॉक्स ट्रीट कर रहे होते हो, ठीक है। अब बॉक्स जो बनता है ना वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है मार्जिन, एक होता है बॉर्डर, एक होता है पैडिंग, और दूसरा होता है कंटेंट। सही है। कंटेंट इटसेल्फ कितनी जगह ले रहा है, इसके अलावा पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, सही है। इस तो हम इन सब चीज़ों को मिला के कहते हैं कि वो क्या है, एक पूरा बॉक्स बन रहा है। और ये जो पूरा स्पेस जो होगा, एक जो एलिमेंट जो है वो जब ये जो क्रिएट हुआ है, जैसे यहाँ पे इन दिस एग्जांपल हमने जो है ये चीज़ क्रिएट करी। अभी अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट को जो है ना कमेंट आउट कर दूँ ना, तब आप देख सकते हो कि ओरिजिनली जो, अच्छा मैं इसकी विड्थ को जो है रहने देता हूँ, हाइट मैं छोड़ देता हूँ, सही है। इसकी हाइट मैं रहने वो कर देता हूँ, इसकी विड्थ मैं सिर्फ रहने देता हूँ, सही है। तो अब हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका जो है इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे यहाँ पे जाएंगे। अब बेसिकली डीबगिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना, अब आप जो है काफ़ी दफ़ा चीज़ें इनकाउंटर करेंगे। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास 3 सेक्शन हो,
अच्छा, 3 सेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि मार्जिन आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये साइड बाय साइड नज़र आए। अब इसके लिए हमें फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा। हम फ्लेक्स को अभी यूज़ नहीं करते हैं, अभी जो है फॉर नाउ रहने देते हैं। अभी हम सिर्फ बॉक्स मॉडल को समझ लेते हैं कि बॉक्स मॉडल इटसेल्फ क्या है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि बॉक्स मॉडल के अंदर जो है ये 3 चीज़ें आती हैं। अगर मैं इस एलिमेंट को अभी सेलेक्ट करूँगा ना, तो बॉक्स मॉडल के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो कितनी आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं। एक आपकी कहलाती है मार्जिन, दूसरा कहलाता है पैडिंग, फिर आपकी कहलाती है बॉर्डर, पैडिंग एंड देन कंटेंट विड्थ, जितना आपका कंटेंट ने साइज़ लिया हुआ होता है वो। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। सही है, तो इन दिस केस जो हेडिंग है हमारा वो क्या है? कंटेंट है। सही है, ये हमारा कंटेंट है। इसके बाद फिर हमारी है पैडिंग, जो कि 10 पिक्सल्स ऑल अराउंड ऑल ओवर द बॉर्डर है। और हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर जो उसने कितना मारा हुआ है, 10 पिक्सल उसने डाली हुई है। फिर इसके बाद जो है मैंने उसको बोला था कि 10 पिक्सल्स आपकी क्या है? बॉर्डर है। तो उसने 10 पिक्सल्स का बॉर्डर बनाया हुआ है 9.6, जो कि बेसिकली बन रहा है। और 20 पिक्सल्स का मैंने टॉप से उसको क्या दिया हुआ है? मार्जिन दिया हुआ है। तो वी कैन सी दैट के एक चीज़ हमें जो नज़र आ रही है साफ, वो क्या है कि एक जो पूरा बॉक्स बन रहा है इस तरह से, हर एलिमेंट जो है ना, इवन इनफैक्ट के हेडिंग इटसेल्फ जो है ना वो क्या है? एक बॉक्स ही है। अगर मैं जो है हेडिंग को भी डिज़ाइन करूँगा तो मैं उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ लगा सकता हूँ, जिसके अंदर मैं उसको एक पैडिंग दे सकता हूँ, मैं उसको बॉर्डर दे सकता हूँ, मैं उसको मार्जिन दे सकता हूँ। और हेडिंग इटसेल्फ उसका कंटेंट जो कि वो खुद इटसेल्फ एक कंटेंट है, उसने उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें लिखी हुई है पूरी, तो वो उसका कंटेंट है। तो वो भी क्या है? वो चीज़ कंटेंट में आ रही है, तो इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे तो मैं पूरा इसका वर्किंग सिनेरियो बन रहा होगा, जिसके अंदर हम लोग जो है इसी चीज़ को यूज़ करते हुए जो है पूरे बॉक्सेस बना रहे होंगे, मॉडल डिज़ाइन कर रहे होंगे अपने उसका, और देख रहे होंगे, डीबगिंग कर रहे होंगे कि बेसिकली एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, किस वजह से जो है अलाइनमेंट सही नहीं बैठ रही, क्या वजह हो सकती है, विड्थ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है। सही है। अब बेसिकली अगर मैं जो ना इसकी कैलकुलेशन करूँ ना, तो ये मुझे दिखा रहा है 360/67.20। तो 360 तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि ये विड्थ होगी और ये क्या है? हाइट है। तो अगर मैं जो है सिर्फ इसका वर्टिकल स्पेस देखना चाहूँ कि इसने वर्टिकली कितनी स्पेस ली हुई है, तो 67.2 प्लस 10 ये वाला प्लस 10 ये वाला, सही है, प्लस 9.6 यहाँ से, प्लस 9.6 यहाँ से, प्लस 20 यहाँ से। तो ये सारे स्पेसेस जब ऐड हो जाएंगे, 20 प्लस 9.6 प्लस 10 प्लस 67.2 प्लस 10 प्लस 9.6, तो ये बन जाएगी आपकी, कैलकुलेटर हम खोल लेते हैं, हम इसमें लिखते हैं 20 प्लस 9.6 प्लस 67.2 प्लस 10 प्लस 9.6। सही है, तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये 116 जो है वो क्या है? इस पूरे कंटेंट की हाइट है। ये क्या है? ये हाइट है। अगर मैंने हाइट जो है यहाँ पे डिफाइन कर भी दी है ना, अगर मैंने लेट से सपोज कर लें कि मैंने यहाँ पे हाइट डिफाइन कर ली थी 200 पिक्सल्स। सही है, अब मैं देख सकता हूँ कि अब अगर मुझे जो है वो पूरा कंटेंट विड्थ निकालना है कि मेरी टोटल, क्योंकि हमने तो ये बोला हुआ है ना इस सेक्शन को कि तुमने हाइट कितनी रखनी है? 200 पिक्सल रखनी है, मगर एक्चुअली में क्या हो रहा है? और इसके साथ साथ हमने इसको मार्जिन भी दे दिया है, इसको पैडिंग भी दे दी, इसको जो है बॉर्डर विड्थ भी दे दिया है, बॉर्डर भी दे दिया है। तो अब ये तो जो है इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें वो उसको हजम नहीं कर पा रहा। सही है, तो अब हमने क्या करना है? अब मैंने जो है इसकी एक्चुअल लेंथ को जब मैं इसकी कैलकुलेट करूँगा ना, तो जो है एक्चुअल लेंथ कुछ और ही होगी। सही है, तो अब हम देखते हैं इसकी एक्चुअल लेंथ बन कितनी रही है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने उसको हाइट दी थी 200 पिक्सल्स, ये यहाँ पे शो कर रहा है 160 पिक्सल इसकी कंटेंट विड्थ, कंटेंट हाइट। तो मैंने लिख दिया 160 पिक्सल्स प्लस 20 प्लस 9.6 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9.6, तो ये आपका कितना हो गया? 219 पिक्सल्स हो गया, 219.2 पिक्सल्स। ये इसकी एक्चुअल लेंथ बनी है हाइट की। मैंने तो कितनी डिफाइन करी हुई थी? 200 पिक्सल्स, मगर एक्चुअल के अंदर कितनी लेंथ है? 219 पिक्सल्स। मैं ये कह सकता हूँ कि 220 पिक्सल्स।
सही है। तो इस तरह से जो है ये क्या होती है, मिस कैलकुलेशन होती है। अब मुझे एक्चुअली मैं इसको कितनी करनी पड़ेगी, 180 पिक्सल्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉक्स है वो कितना रहे, 200 पिक्सल रहे, तो अब मेरा जो है पूरा का पूरा जो ये पूरा जब मैं इसको सम करूँगा तो वो बैठेगा 200 पिक्सल्स पे आएगा। सही है। तो इस तरह से जो है हम एक बॉक्स मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, उसको बॉक्स मॉडल को करते हैं, समझते हैं। तो अब तक हमने जो है मार्जिन्स कवर कर लिए हैं, हेडिंग कवर, मार्जिन कवर कर लिया, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, कलर और बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक एलिमेंट्स की वो कवर कर लिया। अब हम जो है थोड़ा सा टेक्स्ट मैनिपुलेशन पे चले जाते हैं। तो अब सीखते हैं कि हम टेक्स्ट को हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमने जो है, जैसे अब हम पैराग्राफ को पूरा स्टाइल करेंगे तो किस तरह से जो है हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक चीज़ जो पढ़ी थी वो थी आपकी कलर। ओके। और हमने ये चीज़, सॉरी, हमने जो है एक चीज़ जो इसके अंदर देखी थी वो थी कि हमने कोई ना कोई कलर दिया होगा, पहले भी दिया हुआ था जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पे था। अब मैंने उसको हटा के यहाँ पे पैराग्राफ को स्टाइल कर दिया विद अ न्यू कलर ग्रीन। तब मैं देख सकता हूँ कि ये जो है ग्रीन हो गया कलर। ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो कलर हो दूसरे कलर का हो, तो मैं वही इसी कलर पैलेट को यूज़ करते हुए काम कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डार्क और बोल्ड कलर हो, थोड़ा सा इस तरह का कलर हो जाए। तो मैंने कलर जो है इसको ये दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा, इसके साथ साथ जो है बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा अगर सही है। बैकग्राउंड कलर जो है मैं लेट्स से सपोज कर लें, हम दे देते हैं पहले तो लाइट, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। चूँकि हमारा टेक्स्ट कलर जो है वो डार्क है तो वो जो है लाइट, उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ज़्यादा सही रहेगा इस तरह से। या हम जो है कुछ और भी कलर दे सकते हैं, थोड़ा सा लाइट। सही है। तो हमने जो है इसको एक इस तरह से बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसके साथ साथ जो है हम जो है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं। तो किस तरह से, अगर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अब मैं इसको एक विड्थ भी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरी विड्थ ले रहा है, मैं नहीं चाह रहा इतनी बड़ी विड्थ ले। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है 600 पिक्सल्स में आ जाए। सही है। तो मैंने इसकी थोड़ी सी वो भी छोटा कर दिया। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि पैडिंग भी आ जाए। ठीक है। पैडिंग मैंने दे दी 10 पिक्सल्स ऑल ओवर द प्लेसेस। सही है ना, मैंने बोला कि 10 पिक्सल्स हर तरफ से हो जाए। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो इसका कंटेंट, जो इसका जो अपना बॉक्स है, सही है ना, पैराग्राफ का, उसने अंदर से 10 पिक्सल हर जगह से अपने आप को पुश कर लिया। ठीक है। इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं। सही है। और मैं चाहता हूँ कि एक्सटर्नली भी जो है अपने आप को टॉप और बॉटम से क्या करे, पुश करे। तो मैंने टॉप और बॉटम के लिए, मैंने आपको बताया कि टॉप और बॉटम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम, और लेफ़्ट राइट मैंने इसको कह दिया कि 0, नो नीड टू पुश फ्रॉम देयर। ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा, अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि लेफ़्ट और राइट से भी जो है ना ये क्या हो जाए, ये हो जाए। अच्छा, तो मैं इसको यहाँ से ऑटो भी कर सकता हूँ। ऑटो करूँगा अगर तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। ये एक टेक्निक होती थी, डेवलपर्स यूज़ करते थे कि किसी भी जो है एक एलिमेंट को अगर हमने सेंटर करना होता था, और ये ब्लॉक एलिमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। मेक श्योर कि जो आपका जो वो हो वो क्या हो, ब्लॉक एलिमेंट हो। इनलाइन एलिमेंट पे कभी भी अप्लाई नहीं होगा, ब्लॉक एलिमेंट पे होगा। ठीक है। तो जब आपका एलिमेंट ब्लॉक है और आपने उसकी मार्जिन राइट और लेफ़्ट क्या रखती है, ऑटो रख दी है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, सेंटर कर देगा। दैट मीन्स मैंने कहा कि यहाँ से भी जो है ना इक्वल रखो, और यहाँ से भी क्या रखो, इक्वल रखो डिवाइस विड्थ के हवाले से। तो उसने जो है खुद ब खुद जो है उसको सेंटर में ला दिया। ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि टॉप और बॉटम से और भी क्या हो जाए, पुश हो जाए। तो मैं इसको 25 पिक्सल्स बढ़ा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा और उसने पुश कर दिया अपने आप को। 10 पिक्सल्स की जगह 15 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो 15 पिक्सल्स और जो है वो अपने आप को इनर वो कर देगा। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब इसके साथ साथ क्या हो, जैसे RGBA कलर हो गया, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट अलाइन जो है वो क्या हो जाए,
सेंटर हो जाए या राइट हो जाए। तो ये सेंटर हो गई, सही है ना। पहले जो थी बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो राइट होती है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ अगर ये जो है लेफ़्ट हो जाए तो ये लेफ़्ट हो जाएगी, ठीक है। और मैं चाह सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि राइट हो जाए तो वो राइट हो गई, और अगर मैं चाह रहा हूँ सेंटर हो जाए तो वो सेंटर हो जाएगी। और अगर आपने जो है ना और भी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करनी है तो प्रॉपर्टी का नेम लिखने के बाद जो है ना अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे ना तो उससे रिलेटेड जितनी भी है ना वो आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ स्टार्ट इनहेरिट, तो खैर स्टार्ट जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होता है आपको पता है। जस्टिफाई जो है वो इक्वली कर देता है, इक्वल स्पेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब आप इसे देखें यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, जैसे यहाँ पे कम स्पेस है। स्पेस हालांकि है एक ही स्पेस, मगर इसमें ज़्यादा हुआ हुआ है इसमें कम हुआ है। तो जस्टिफाई का आपको पता ही होगा कि क्या होता है जस्टिफाई मीन्स, ओके। तो अब हम जो है अच्छा यूनिकोड बाय वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट भी क्या होती है। वर्टिकल अलाइनमेंट होती है कि आप उसको क्या कर देते हो, वर्टिकली अलाइन कर देते हो बेस लाइन बॉटम मिडल। मैं इसको चाह रहा हूँ मिडल में आ जाए तो ये बिल्कुल वैसे तो खैर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटर में है, सही है। जैसे अब मैं इसकी अगर हाइट, इसके लिए जो ना मुझे इसकी हाइट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मैं अगर इसकी हाइट जो है रख दूँ 1000 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैंने इसकी हाइट काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी है, ये मैं 600 कर देता हूँ इसकी हाइट, काफ़ी बड़ी है। 200 भी अगर मैं करूँ तो हाँ ओके, फेयर है, आई गेस फेयर है, राइट है ना। सही है। अब मैं जो है इसको बेस लाइन पे अगर करूँगा तो वो जो है वर्टिकली अलाइन जो है वो उसको अलाइन कर देगा वर्टिकली बेस लाइन पे। बेसिकली वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो वर्टिकली उसको किस तरह से अलाइन करना है वो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो बेस लाइन हो गया, काफ़ी सारी डिफरेंट और भी हैं तरीके बेस अलाइनमेंट के, लाइक बॉटम, तो उसको वो बॉटम कर देगा। अच्छा बेसिकली जो है ये आप किसी चीज़ को टारगेट करते हो टेक्स्ट के अंदर, वो फिर जो है उसको, जैसे आप मिसाल है कि मैंने इसके अंदर जो है इसको बोल्ड में कर दिया, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास बोल्ड में आ गया, ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास क्या आ गई, बोल्ड में आ गई, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो अब ये जो है ना बोल्ड, ये मैं चीज़ इसको रहने देता हूँ और मैं बोल्ड पे आ जाता हूँ। बी को मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइल कर देता हूँ। और मैंने इससे कहा कि वर्टिकली आप क्या हो जाओ, बॉटम पे हो जाओ, सही है। तो अब ये जो है वर्टिकली अपने आप को बॉटम पे कर देगा। सिमिलरली अगर मैं इसको टेक्स्ट बॉटम पे कर दूँ तो अब हम देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, सब हो गया। और इसी तरीके से जो है अगर मैं इसको सुपर कर दूंगा तो ये सुपर हो जाएगा, सही है। और अगर मैं चाहूँ इसको कि ये जो है मिडल में आ जाए तो ये बिल्कुल मिडल में आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो मैं मतलब मैं जो है इस स्पेसिफिक टेक्स्ट को जो है टारगेट करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, वर्टिकली अलाइन कर रहा हूँ इन द मिडल ऑफ द टेक्स्ट, तो वो इसके लिए यूज़ होता है। अब ख़ास करके जैसे अब इमेजेस आ जाती हैं ना, तो आप इमेजेस को आप क्या करते हो, आप उसको ऊपर नीचे करते हो, मतलब उसको कंटेंट के लिहाज से फिट करने की कोशिश करते हो ताकि वो चीज़ जो है आपके साथ उसके साथ अलाइन हो सही से, सही है। तो ये होती है हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट। इसके साथ साथ फिर अब आ जाते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट डायरेक्शन जो है आपका
टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है? कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस। तो आप इसको कैपिटलाइज कर देंगे तो हर फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। अगर मैं इसको कैपिटलाइज से हटा के अपर केस कर दूंगा तो सब पूरा जो है बड़ा हो जाएगा, सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। और अगर मैं इसको लोअर केस कर दूंगा तो सारे के सारे लोअर केस में चले जाएंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। लेट से अभी इसको कंप्यूटर कैपिटलाइज कर देते हैं। इसके साथ साथ फिर अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या आता है? लाइन थ्रू। अब मैं लाइन थ्रू कर दूंगा तो ये सारे के सारे लाइन थ्रू हो गए, जिस तरह से डिलीट का हम लोग जो HTML के अंदर पढ़ा था। सही है ना? इसी तरीके से काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे ओवरलाइन है। ओवरलाइन कर देंगे तो ये इस तरह से शो होगी। अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन होगा ऑफकोर्स। ठीक है, ये होगा इस तरह से अंडरलाइन। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं जो है अंडरलाइन के अलावा अगर मैं डॉटेड कर देता हूँ तो एक डॉटेड लाइन बन जाएगी सेव करने के बाद। बेसिकली इस पे अप्लाई नहीं होगी, किसी ना किसी दूसरी चीज़ पे अप्लाई होगी, तो हम ये यहाँ पे जो है ये नहीं होगी। बेसिकली लाइन थ्रू, डबल, डॉटेड, अंडरवे, वेवी, ये वेवी जो लाइन क्रिएट होगी, अगर कोई बॉर्डर होगा आई गेस तो उसके ऊपर वो चीज़ आ जाएगी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन आपका हो गया, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मच बेटर। ओके, इसके अलावा फिर आपके पास आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन, जो कि हम असल में पढ़ने जा रहे थे। टेक्स्ट रैप भी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे अपने ओन से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम जो है टेक्स्ट डायरेक्शन देख लेते हैं, या आई गेस डायरेक्शन से होता है, डायरेक्शन होता है। अगर मैं चाह रहा हूँ डायरेक्शन जो है उसकी वो क्या रहे, लेफ़्ट टू राइट, तो एक होता है लेफ़्ट टू राइट, एक होता है राइट टू लेफ़्ट। अगर लेफ़्ट टू राइट बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है आपकी लेफ़्ट टू राइट सारा चला हुआ आ रहा होता है। अगर मैं इसको कर दूँ राइट टू लेफ़्ट तो वो पूरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सही है, ये इस तरह से हो जाएगा। बस इसके अंदर दो ही है, बाकी इसके अलावा तो है नहीं कुछ ज़्यादा ख़ास। सही है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पूरा। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग की तरफ भी आ जाते हैं। एक दफ़ा स्पेसिंग भी देख लेते हैं क्या होती है। सही है, तो टेक्स्ट इंडेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है? तो टेक्स्ट इंडेंट, अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो 5 पिक्सल्स के बाद या 10 पिक्सल्स के बाद, तो 5 पिक्सल्स के बाद तो एक इंडेंटेशन क्रिएट कर देगा। सही, काफ़ी कम है, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, वहाँ से नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको 50 कर देता हूँ लेट्स से अभी। तो अब अच्छा, मैंने जो है ये बेसिकली राइट टू लेफ़्ट किया हुआ है, इसलिए अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो था लेफ़्ट टू राइट इसको मैं कर दूँगा तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ से जो है इंडेंटेशन जो है 50 पिक्सल्स की क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से टेक्स्ट इंडेंट का हो गया। लेटर स्पेसिंग, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो लेटर हैं उनके दरमियान भी जो है क्या हो, वो स्पेस हो, तो मैं जो है 10 पिक्सल्स का एक स्पेस देना चाह रहा हूँ इन सब के दरमियान, तो 10 पिक्सल्स का स्पेस हो गया। ऑफ कोर्स ये ओवरफ्लो हो चुका है। सही है, तो अब मैं अगर जैसे यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन लगाऊंगा तो ओवरफ्लो हिडन, और मैं जो है इसको यहाँ पे 50 पिक्सल्स लिखूँगा। सही है, तो ओवरफ्लो जो आप जो उसके कंटेनर्स हैं, ओवरफ्लो जो होके निकल रहा है वो सारा हिडन हो चुका है। सही है, तो बेसिकली यही होता है। जब ये 5 पिक्सल्स है तो इस तरह से। और ठीक है, और लेटर स्पेसिंग के बाद फिर लाइन हाइट की हम बात कर लेते हैं। तो लाइन हाइट आपको पता ही है कि मतलब एक से दूसरे के दरमियान कितना है, एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान कितना पिक्सल्स हो, तो कितना मतलब स्पेस हो, तो 2 पिक्सल्स। तो ये बहुत कम है जो कि, तो मैं चाह रहा हूँ कि 20 पिक्सल्स हो लाइट, तो 20 पिक्सल है। इसको मैं बढ़ा सकता हूँ और भी 25 कर सकता हूँ। 25 करूँगा ओवरफ्लो हो जाएगा, और आपको पता है ओवरफ्लो पे क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, तो जो कि हिडन हो चुका है। सही है, अब मैं जो है वर्ड स्पेसिंग, जिस तरह से लेटर स्पेसिंग उसी तरीके से वर्ड स्पेसिंग भी एक है। तो वर्ड स्पेसिंग क्या होता है? वर्ड स्पेसिंग भी इस तरह से नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने वर्ड्स के दरमियान जो है एक स्पेस देना है 10 पिक्सल्स का। तो हम ये देख सकते हैं कि वर्ड्स के दरमियान के अंदर जो है आपस में भी 10 पिक्सल्स का एक डिफरेंस पैदा हो चुका है। सही है, तो यही था
टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। इसके अलावा शेडोज़ की भी बात कर लेते हैं एक दफ़ा कि अगर हम जो है शेडो क्रिएट करना चाह रहे हैं, शेडो इफेक्ट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि टेक्स्ट शेडो, तो इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो। और टेक्स्ट शेडो के अंदर जो है सबसे पहला जो चीज़ है वो आपकी क्या है, वही है टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। सही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल्स हो, और लेफ़्ट और राइट से भी 20 पिक्सल्स हो, और कलर जो है वो रेड और शेडो। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या है, ये टेक्स्ट शेडो क्रिएट हो गया है। अगर मैं जो है इसको यहाँ से टॉप बॉटम से 5 पिक्सल कर दूँगा, सही है, तो 5 पिक्सल्स, तो ये इस तरह से जो है देख सकते हैं कि बॉटम से मतलब जो है वो कितना डिस्प्लेस हो गया है, लेफ़्ट राइट से अभी भी नहीं हुआ इतना। अगर मैं इसको 10 पिक्सल्स कर दूँगा तो, और इसको मैं सेव कर दूँ, तो इस तरह से जो है बॉटम से ये नीचे इतना हो गया, और टॉप से इस तरह से ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे शेडो इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो है कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, रेड रख दिया आपने, मैं चाहूँ तो, अगर मैं जैसे चाहता मैं ग्रे भी रख सकता था, डार्कर ग्रे, लाइक इस तरह से, तो वो इस तरह से डार्क ग्रे बन जाता। सही है, तो ये कूल शेडो इफेक्ट्स है। जब आपने बनाना हो तो उसके लिए, तो आप इसके अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, खेलेंगे, तो और अच्छे अच्छे रिजल्ट निकल कर आएंगे। मैंने तो सिर्फ वैसे ही करा है। अच्छा, अब जो है हम फ़ॉन्ट्स समझ लेते हैं कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, और फ़ॉन्ट फैमिलीज़ एंड एवरीथिंग एल्स ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने एक वो भी दिया पहले भी, एक वो एग्जांपल करी थी जिसमें हमने फ़ॉन्ट फैमिली को डिफ़ाइन किया था। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ हो, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्पेसिंग हो गई है। मैं इसको बैक टू डिफ़ॉल्ट, ये सारी जो है मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। मैं आई मीन कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये आपको जो है गिटहब की रिपॉजिटरी पे मिल जाएगी। ये नॉर्मल हो गया अब सब कुछ। मैं बस फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ये काफ़ी छोटा है फ़ॉन्ट साइज़, तो हम इसको 18 आई मीन 22 पिक्सल्स कर लेते हैं, मच बेटर, एटलीस्ट विजिबल हो गया। सही है, तो अब मैंने जो है इसकी जो फैमिली है वो चेंज करके टाइम्स न्यू रोमन कर दी। अगर मैं इसको चाहता तो बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं। सही है, तो आप जो है मोनो स्पेस हो गया, जैसे मोनो स्पेस भी हम कर सकते हैं। तो मोनो स्पेस इस तरह से है, ओवरफ्लो हिडन था, मैंने हटा दिया था, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। सही है, तो फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ जाती हैं। और अच्छा, एक और भी ट्राई कर लेते हैं, क्यूरेसिव जो है भाई, अच्छी हैंड राइटिंग है। इसके अलावा फिर CSS फ़ॉन्ट्स के अंदर यही है। बाकी आप फ़ॉन्ट साइज़ होता है वगैरह वगैरह, मगर एक जो मेन कॉमन जो है वो फ़ॉन्ट से वो है, फ़ॉन्ट फैमिली है। और इसके बाद जो है फिर फ़ॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं, एक आखिरी चीज़ है इसकी। तो फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे क्या है, मैंने इसको बोल दिया कि फ़ॉन्ट फैमिली आ गया, फ़ॉन्ट वेट आ गया। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आए, तो ये सारी चीज़ें बोल्ड नज़र आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है बहुत लाइट नज़र आए, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आएंगी। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट वो जो बेसिक फ़ॉन्ट वेट होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। इसके साथ साथ जो है फ़ॉन्ट वेरिएशन, नॉर्मल, स्मॉल कैप्स वगैरह, और भी देख लेते हैं फ़ॉन्ट की क्या क्या है। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं। तो स्टाइलिक, इटैलिक, ऑब्लिक, ये दो ही हैं, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक नज़र आ जाए, तो ये इटैलिक हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑब्लिक की नज़र आए, तो ऑब्लिक नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो बस फ़ॉन्ट का इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है हमारा, क्लासेस एंड हेडिंग्स, आईडीज़। कि अभी तक तो हमने जो है सिर्फ एलिमेंट्स को टारगेट करके जो है क्या करा है, वो करा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सेलेक्टर्स जो हैं वो चाइल्ड सेलेक्टर्स भी होते हैं, और सारी चीज़ें होती हैं, जो कि हमने कहा था कि आखिरी में जो है हम ये पूरी नेविगेशन मैन्यू जो है पूरा नेविगेशन को क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो अब जो है फाइनली टाइम आ गया कि हम क्या करें, नेविगेशन को स्टाइल करें। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, तो अब हम इसको करते हैं।
तो सबसे पहले मैं एक होती है क्लास और एक होती है आईडी। आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है? बेसिकली एक तरीके से बस आप इसको जो है ना एक ऑल्टरनेट नेम दे देते हो। सही है कि लाइक नैब है, अब मैं चाह रहा हूँ कि नैब ना हो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ इसको कुछ और भी कॉल कर सकूँ और इसको। तो बेसिकली दो तरीके की आइडेंटिटीज़ होती है। अब क्लास जो है ना, डेवलपर्स क्या करते हैं कि आईडीज़ वो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं टारगेट करने के लिए एलिमेंट को, और क्लास वो यूज़ करते हैं यू सी एस एस के अंदर डिफरेंटली, ताकि जो है ना दोनों चीज़ें मिक्सअप ना करें, मिक्सअप ना हो इसलिए। तो डेवलपर्स जो आईडीज़ असाइन करते हैं नॉर्मली एलिमेंट्स को, वो आईडी वो जावास्क्रिप्ट के लिए असाइन करते हैं, और अगर वो कोई सी एस क्लास अप्लाई कर रहे हैं तो वो सी एस एस अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं। बेसिकली ये दो दो तरीके होते हैं। तो हम जो है नॉर्मली हम खुद भी जो है वो करेंगे। अब मैंने जो है इसको दे देना है नैव बार। मैंने जो है एक सी एस एस एक वो बना लेनी है, मैंने इसको दे दिया डॉट नैव बार। और मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो स्टाइल होना चाहिए, ये आप स्पेस की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ दिया हुआ है खुद से। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो है ना इसकी ये मार्जिन, इसका मार्जिन टॉप और बॉटम जो है ना वो होना चाहिए 10 पिक्सल्स या 20 पिक्सल्स। सही है, 20 पिक्सल्स जो है इसका क्या होना चाहिए, टॉप बॉटम होना चाहिए, लेफ़्ट राइट ओके। ठीक है, अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको डिफाइन नहीं, मैंने इसको कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँ एक दफ़ा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। मैं इसको थोड़ा ऐसा कलर दे देता हूँ जो कि वाज़ेह रहे, इसको ज़्यादा पूरी पूरा दे देते हैं। सही है, अब अगर मैं देखूँगा तो इस तरह से हो गया। अब इसका जो है, अगर मैं यहाँ से नैप को सेलेक्ट करूँगा तो हम देख सकते हैं कि 10 पिक्सल टॉप और बॉटम क्या हो गई है, आ गई है। सही है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नैप बार तो यहाँ पर आ गई, अब इसके साथ साथ क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर भी आ जाए। और अब अच्छा, इसका चाइल्ड जो है वो क्या है, यूएल है, ठीक है ना। मैं अभी ये दूसरी चीज़ अभी हम करते हैं। पहले मैंने इससे कहा कि नए बैकग्राउंड और ये आ जाए, इसके अलावा और कोई डिफरेंट स्टाइल हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैडिंग हम कर सकते हैं, पैडिंग मैं कर सकता हूँ। पैडिंग में मैंने कहा कि हर तरफ से 20 पिक्सल्स की क्या हो पैडिंग हो, तो चारों तरफ से 20 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई है। सही है, अब हम देख सकते हैं कि ये आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि एंकर, बेसिकली एलिमेंट्स को जब आप स्टाइल करते हैं ना डायरेक्टली, तो वो होती है ग्लोबल स्टाइलिंग। सही है ना, कि आपने बोल दिया जैसे अब ज़्यादातर एंकर टैग के लिए जो है ना हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ना वो क्या कर देते हैं, जैसे वो टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन जो होती है वो आप क्या कर देते हो, उसको नन कर देते हो। आई मीन जैसे अभी जो हुई हुई है ना वो क्या हुई, अंडरलाइन हुई हुई है। ठीक है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये क्या रहे, नन रहे। मीन्स कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन के, अब हम देख सकते हैं यहाँ से वो अंडरलाइन जो हुई हुई थी वो सारी चली गई। ठीक है, तो ये चीज़ जो है टेक्स्ट डेकोरेशन करती है। फिर मैंने जो है मैंने सोचा कि अच्छा, और एल आई, जैसे एल आई भी कॉमन टैग है जिसके अंदर जो है जो ये जो आ रहा है आपके, ये जो बुलेट, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसको कहते हैं लिस्ट स्टाइल। ठीक है, तो ये लिस्ट स्टाइल मैंने इसको कर दिया नन। सही है, अभी क्या हो गया कि ये पूरी की पूरी जो है सारी की सारी स्टाइल्स चले गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नैव बार के अंदर, अब मैंने इससे कहा कि जो डॉट नैव के अंदर, नैव बार के अंदर यू एल है। ठीक है ना, दैट मीन्स के ये चीज़ आपकी यू एल। ठीक है, मैंने इसको टारगेट किया है अब, और मैं चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नेव बार के अंदर जो यू एल है, यू एल के अंदर जो आपकी वो है, जो उसके चाइल्ड्स एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होना चाहिए, फ्लेक्स होने चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे मैंने उसको रख दिया फ्लेक्स। सही है, जब मैंने इसको फ्लेक्स रख दिया तो सारी चीज़ें जो उसके चाइल्ड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, आपका इन लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टली आ गए, इन लाइन हो गए सारे के सारे। तो फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये करती है, जिसके अंदर से जो है फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है। सही है, तो इसलिए जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रो हो गया। अगर मैं इसको कॉलम कर दूंगा तो वो इसी तरीके से वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगे, मगर अगर मैं इसको रॉ करूँगा तो वो क्या हो जाएंगे, रॉ पे चले जाएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है, रॉ होती है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अलाइनमेंट जो है वो क्या हो, अलाइन आइटम्स क्या हो, सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सेंटर में आ गई। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यूएल के अंदर इट्स सेल्फ जो है यूएल उनके, अगर मैं अब यूएल को टारगेट करूँगा, सही है ना, तो यूएल ये रही मेरी, सही है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यूएल के टॉप और बॉटम के अंदर क्या हो, एक पैडिंग हो, टॉप और बॉटम में क्या हो, पैडिंग हो। तो मैंने जो है एक पैडिंग दे दी, टॉप और बॉटम 20 पिक्सल्स की, और बाकी ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैडिंग आ गई। अब मैंने जो है ये कर लिया। अब मैंने जो है ए के अंदर, अच्छा ए के अंदर जो है मैं इसको, इन सबको मैं क्लास असाइन करना चाहता हूँ एल आई के अंदर, एल आई क्लास, उसको मैं कहना चाहता हूँ लिस्ट आइटम। ठीक है ना, और ये वाली क्लास को मैं कॉपी करके, बेसिकली ये वाली क्लास को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर अप्लाई करूँगा। तो एक ये होता है मल्टी कर्सर जो अप्लाई होता है वो कंट्रोल क्लिक से होता है, कंट्रोल क्लिक, फिर कंट्रोल क्लिक और कंट्रोल क्लिक, स्पेस देके ऑल्टर क्लिक से होता है बेसिकली। ऑल्टर का प्रेस बटन, आप ऑल्टर का बटन प्रेस करके ऑल्टर एंड देन आप क्लिक करोगे तो वो मल्टी कर्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे आपके। तो ये बड़ी हैंडी फीचर होता है एक इसका पी एस कोड का, जिससे जो है हम, मैंने जो है डायरेक्टली सबके अंदर जो है क्या कर दी, स्टाइल अप्लाई कर दी है। और अब मैंने जो है इसको जो है मैंने लिस्ट आइटम को भी क्या करना है, डॉट लिस्ट आइटम। ठीक है ना। अच्छा, जब भी क्लास को टारगेट करते हैं तो डॉट और फिर क्लास का नेम, दैट मीन्स लिस्ट आइटम। ठीक है, तो मैंने इसलिए, अब आप मल्टीपल क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो लिस्ट स्टाइल के अंदर आपने जो है लिस्ट आइटम, फिर आपने जो है इसका, आपने बोला कि इनकी जो पैडिंग्स हैं वो टॉप बॉटम तो नहीं होनी चाहिए, मगर लेफ़्ट राइट जो है वो 20 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से कितना हो गए, दूर दूर हो गए। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, 20 पिक्सल्स होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो गए, 20 पिक्सल्स हो गए। मैंने कहा कि फ़ॉन्ट साइज़ इससे भी बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, 24 पिक्सल्स। तो हम 24 पिक्सल्स कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे 24 पिक्सल्स हो गए। मैंने कहा कि जो कलर है वो आपकी क्या होना चाहिए, कलर जो है वो आपका होना चाहिए कुछ इस तरह का। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, कलर बेसिकली अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा, इसकी वजह यह है कि कलर जो है, कलर कह रहा, कलर डायरेक्टली अप्लाई होता है जब इसके अंदर कोई कंटेंट होता है। अब मैं जैसे इसके अंदर कोई कंटेंट लिख दूंगा ना एल आई के अंदर, तो एल आई के अंदर जो भी लिखा ना उसके अंदर कलर अप्लाई हो गया। अब बेसिकली एल आई के अंदर है एंकर टैग, तो वो एंकर टैग को कलर नहीं कर सकता। तो उसको कलर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके अंदर एक और जो है क्लासेस ऐड कर दूंगा। तो इन सब के अंदर जो है मल्टी कर्सर के थ्रू मैं हर एक इसके अंदर एक एक जो है स्टाइल ऐड करूँगा, वो क्लास ऐड करूँगा, जो कि होगी क्लास ऐड करूँगा आइटम की। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं एच रेफरेंस यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं इसको दे दूँगा हैश। सही है, और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब हमने जो है सबको क्या कर दिया, एक आइटम भी दे दिया। अब मैं आइटम के अंदर जाऊँगा और मैंने डॉट आइटम के थ्रू मैंने आइटम इसको मैंने कलर दे दिया, जो मैंने यहाँ पे ऊपर कलर डिफ़ाइन किया था। तो अब जो कलर मैंने जो ऊपर डिफ़ाइन किया था वो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि ये कलर आ गया, मगर ये कलर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे कोई डार्कर कलर चाहिए होगा, इसके लिए मैं ये कलर अप्लाई करके देखता हूँ, मच बेटर। ठीक है, तो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, स्काई ब्लू कलर कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर, और इसको चेंज कर देते हैं, मच बेटर। और हम जो है ग्रीन से थोड़ा इसको जो है इधर की तरफ ले आके और ये वाला कलर अप्लाई करके देखते हैं, इट शुड लुक गुड। ठीक है,
तो ये आ गया। अब मैं जो है मैं चाहूँ तो अब इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकता हूँ कि लिस्ट आइटम के ऊपर ही मैंने एक बॉर्डर अप्लाई करके मैं बोल दूँगा बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड, और ये कितना होना चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर जो है वही कलर होगा जो ये है। तो मैं ये 8 GB कलर पूरा जो है इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ और ये चीज़ स्टिल अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्जिन, अब देखो मार्जिन का यहाँ पे क्या काम आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इनके दरमियान गैप पैदा हो जाए। ठीक है ना, तो इनके दरमियान कैसे गैप पैदा होगा, जब आप मार्जिन दे दोगे। जब आप मार्जिन दोगे, अब मुझे मार्जिन क्या देना पड़ेगा, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, तो मैंने इससे कहा कि लेफ़्ट और राइट जो टॉप और बॉटम तो ज़ीरो रखो, मगर लेफ़्ट और राइट जो है क्या कितना ले लो, 10 पिक्सल्स। तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश कर देंगे 10 पिक्सल्स। सही है, इस तरह से। और मैंने कहा कि अच्छा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि पैडिंग टॉप बॉटम भी, क्योंकि अब इसके अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर पैडिंग जो है वो लेफ़्ट राइट है, मगर वो नहीं है, टॉप बॉटम नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि टॉप बॉटम भी जो है 5 पिक्सल्स एटलीस्ट हो। सही है, इस तरह से। और मैं चाह रहा हूँ कि बॉर्डर रेडियस, बेसिकली जो एजेस होंगे वो बॉर्डर रेडियस, उसको क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल से ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से जो शार्प एजेस थी वो थोड़ी सी बेंड हो गई 5 पिक्सल। ठीक है, और हम जो है इसका भी वही है, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। ठीक है, और आप जो मैंने इसको जब 5 पिक्सल दिया तो इसने सब जगह अप्लाई कर दिया। अब ये है, ये आ गया टॉप, ये आगे टॉप के, ये आगे राइट के, ये आगे बॉटम के, ये आगे लेफ़्ट के। ठीक है, तो ये इसी तरीके से काम करता है। ये आप 1 2 3 4 टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं, ये टॉप है, ये बॉटम, ये राइट है, ये बॉटम है, ये लेफ़्ट है। तो आप उसको इस तरह से भी टारगेट कर सकते हैं। और तो अब जो है हमने जो है पूरी एक लिस्ट स्टाइल भी बना लिया, पूरा उसको अच्छे तरीके से कर लिया। इसके अंदर हमने थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स के बारे में थोड़ा सा समझा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अभी मैंने नहीं पढ़ा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें किस तरह से जो है एक पूरा फ्लेक्स बॉक्स जो है पूरे लेआउट को कंट्रोल करता है आपके, और आप किस तरह से एक पूरे लेआउट डिज़ाइन करते हो यूजिंग अ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, और उसके अंदर हम काफ़ी सारी नई चीज़ें, किस तरह से जो है जावास्क्रिप्ट एलिमेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उस चीज़ को समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, समझ आई, और इसके अंदर आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।